माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, पहले हम लोग वोकैब करेंगे, उसके बाद आर्टिकल पढ़ेंगे और वोकैबलरी आर्टिकल दोनों चीज़ें आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का नाम बीपीआई स्पोकन है। लेट्स स्टार्ट। और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। लेट्स डू इट। तो हमारा पहला शब्द क्या है? प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन। सिंपली हम बात करें प्रोपोनेंट कौन हो जाते हैं? एडवोकेटर, सपोर्टर। ये देखो, सपोर्टर, आप उस चीज को, उस आइडिया को, उस प्लान को, उस चीज को वो इंसान क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। एडवोकेट हो गया, एडवोकेट करना मतलब सपोर्ट करना, डिफेंड करना, या एक्सपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो पब्लिकली आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर, एडवोकेट। यहाँ पे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। जैसे पेरेंट्स आर प्रोपोनेंट्स ऑफ अ लॉन्गर स्कूल ईयर्स, कि मतलब पेरेंट्स किस चीज के सपोर्टर हैं? कि हाँ, बच्चों को लंबे टाइम तक स्कूल्स में पढ़ते रहना चाहिए, उस चीज के वो सपोर्टर है। जैसे मेरे पेरेंट्स का था कि आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है, आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी आपको स्कूल जाना होगा, तो वो स्कूल की अटेंडेंस को लेके सपोर्टर थे कि स्कूल की अटेंडेंस बहुत मैटर करती है। प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है? सपोर्टर, एडवोकेट, डिफेंडर, एक्सपोनेंट। आज की क्लास में जब ये शब्द प्रोपोनेंट आपको दिखाई दे तो आप प्रोपोनेंट को अपने ब्रेन में सपोर्टर के रूप में रखेंगे, उसके समर्थन के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। आप सिंपल मान लो, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जिनमें कुछ सेम गुण हैं। अब जनरली हम लोग में एज सेम होती है तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाते हैं, या जो एक पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमारा कोहर्ट हो गया, यानी वो ग्रुप हो गए। कंपेनियन का मतलब साथी हो गया, फ्रेंड हो गया आपका, वो एक पर्टिकुलर सेम पीयर ग्रुप में आता है। जैसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर में आके कुछ गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। पीयर प्रेशर का मतलब, पीयर का मतलब जो हमारी सेम एज के हैं, जो हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा पीयर। फेलो हो गया हमारा साथी हो गया, कलीग हो गया जो हमारे साथ काम कर रहा है। जैसे डिप्रेशन वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर पीपल इन दैट एज कोहर्ट, मतलब उस एज ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों के अंदर डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, वेस्ट, असफल। अगर कोई चीज फ्यूटाइल है, जैसे फ्यूटाइल एक्शन, तो वो जो एक्शन था वो फ्यूटाइल मतलब वो वेस्ट हो गया, उसका कोई प्रोडक्ट निकल के नहीं आया, वो एकदम आपका अनसक्सेसफुल हो गया। हैविंग नो सक्सेस। चलिए एक बात बताइए, इस नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नो का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है और नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। नो एंड नॉट के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मुझे बताइए। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। फ्यूटाइल एफर्ट्स मतलब एक वेस्ट में ही आप कोशिश कर रहे थे। फ्यूटाइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फ्यूटाइल क्या है? वो चीज फ्रूटलेस है। वेन मतलब व्यर्थ है। वर्थलेस है, जितनी हमने उस पर कोशिश की वो उस लायक नहीं थी। अनप्रोडक्टिव है, कोई प्रोडक्शन, कोई फायदा ही नहीं निकल के आया। अनप्रॉफिटेबल है। फ्यूटाइल मतलब वेस्ट है वो चीज, खराब है वो चीज, अनसक्सेसफुल है वो चीज। इट इज कंप्लीटली फ्यूटाइल ट्राइंग टू कन्विंस हर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आप जानते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानेगा और फिर भी उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एकदम उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, वो चीज बिल्कुल अनप्रोडक्टिव रहने वाली है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट है, वो फ्रूटलेस है। हमने 3 शब्द क्या पढ़े अभी? प्रोपोनेंट का मतलब हम सपोर्टर के रूप में याद रखेंगे। कोहर्ट का मतलब एक ग्रुप हो गया जो जनरली सेम एज ग्रुप से होते हैं या वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ हो गया आपका, अनसक्सेसफुल है वो चीज, यूजलेस है वो, फ्रूटलेस है, वर्थलेस है, अनप्रोडक्टिव है, अनप्रॉफिटेबल है।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। रिग्रेसिव का मतलब होता है वो जो हमें पीछे की तरफ धकेले, जो हमें और पुरानी चीजों की तरफ लेके जाए, यानी बिकमिंग और मेकिंग समथिंग लेस एडवांस्ड। मतलब हम अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो हो गया प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। बट अगर हम उस तरफ से एडवांस से हम पीछे हट रहे हैं तो वो कैसी सोच हो जाती है, वो रिग्रेसिव हो जाती है। रिग्रेसिव मतलब पीछे वाली, जो प्रोग्रेसिव के जस्ट ओपोजिट होता है रिग्रेसिव। तो रिग्रेसिव सोच कैसी होती है, जैसे आज के डेट में भी गांव वगैरह में अभी भी ऐसा है कि लड़कियों को ये पर्टिकुलर काम नहीं करना चाहिए और उनको आगे मतलब जॉब नहीं करनी चाहिए, घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए। मैं जस्ट एक बात बोल रही हूँ, लेकिन हम जस्ट वो लड़की है इस बेसिस पे हम अगर हर एक डिसीजन बना रहे हैं तो वो रिग्रेसिव सोच है। ठीक है, अगर उसका पढ़ने का मन नहीं है तब आप उसको मना कर रहे हैं तो वो डिफरेंट बात है। बट जस्ट लड़की की कैटेगरी में आ जाने से हर किसी को बोल दिया जाए कि आपको पढ़ना अलाउड नहीं है, आप कॉलेज नहीं जा सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, आप बाहर जॉब करने, चाहे भले ही वो कितनी भी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट गर्ल हो, बट क्योंकि वो गर्ल है तो वो नहीं पढ़ सकती। एंड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिग्रेसिव। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। द पॉलिसी हैज बीन कंडेम्ड एज अ रिग्रेसिव स्टेप। तो उस पॉलिसी को किस तरीके से उसको कंडेम करना, मतलब किसी की निंदा करना। तो उस पॉलिसी की जो निंदा की गई थी कि वो एक रिग्रेसिव स्टेप है, मतलब हमारी तरक्की को पीछे लेके जाएगा, हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। रिग्रेसिव समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, एक होता है ये आपका एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है, और आर्बिट्ररी का मतलब एडजेक्टिव होता है। सो आर्बिट्ररीली का मतलब क्या होता है, रैंडम तरीके से, अपने मन माने ढंग से। मीन्स आपने आपका मन किया, आपने कर लिया, उस काम को हमने प्री प्लान्ड तरीके से नहीं किया था। सो इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन चांस रेदर देन बीइंग प्रिपेयर्ड, प्लान्ड और बेस्ड ऑन रीजंस। अपनी मर्जी से हमने कोई काम कर लिया, उसको हमने अच्छे से डिस्कस नहीं किया, उसको हमने प्लान नहीं किया, उसको हमने सही से प्रिपेयर नहीं किया। बस जैसे सपोज कि मेरा मन किया मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है, अब ट्रिप पे जाना है तो भाई पूरा खर्चा लगता है ना, आप ऐसे कैसे जा सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम कुछ काम रैंडम तरीके से ही कर जाते हैं कि चलो भाई चलते हैं, जिंदगी एक ही बार मिलेगी। सो वो हो गया आपका आर्बिट्ररी, मतलब बिना आपने कुछ उसका प्रिपेयर्ड नहीं किया। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम जॉब को छोड़ दें, लेकिन हमने कैसे डिसाइड किया, तुरंत। हमने उसको पहले से प्रिपेयर नहीं किया था, पहले से प्लान्ड नहीं किया था, बस थॉट आया और हमने उसको छोड़ दिया। सो आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है, रैंडम, तुरंत, ऐसे ही, है ना, विदाउट प्री प्लानिंग, एंड दैट इज योर आर्बिट्ररी। डन है। आज का मैंने होमवर्क में क्या दिया है, अभी तक आप नो एंड नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नॉलेज हो गई, सुपरफिशियल पर्सन हो गया। सो सुपरफिशियल के बाद में हम एक नाउन लगा रहे हैं, तो सुपरफिशियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और सुपरफिशियल नॉलेज, तो इसका मतलब वो नॉलेज जो है वो कैसी है, आपको बस ऊपर ऊपर से है। जैसे मैंने बोला शी हैज अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट की ना इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से जानकारी है, बहुत डीप में नॉलेज नहीं है। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है बस आपको उस चीज के बारे में ऊपर ऊपर से पता है, बहुत डिटेल्ड नॉलेज आपके पास नहीं है, सरफेस की जानकारी है सिर्फ आपको, ठीक है, डिटेल नॉलेज नहीं है। नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ डीप और कंप्लीट वे, तो आप उस चीज को बहुत गहराई और बहुत डिटेल फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हो, बस ऊपर ऊपर से जानकारी है और आप अपने आप को बहुत महान इंसान मान रहे हो, तो आप सुपरफिशियल, यू हैव सुपरफिशियल नॉलेज। इफ यू हैव डिटेल्ड नॉलेज दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग सुपरफिशियल। सो सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, बस एक ऊपर ऊपर से, डिटेल्ड में नहीं है ना, आउटर है, परफंक्ट्री है, कर्सरी है, कैजुअल है, शैलो, हेस्टी या रस्ट।
अगर उसने मेरी तरफ सुपरफिशियल तरीके से देखा, मतलब ऐसे ही बस देख लिया, सही तरीके से नहीं देखा, हेस्टी जल्दबाजी में किसी काम को कर देना, डिटेल तरीके से उस काम को नहीं करना। सुपरफिशियल समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलिस। रेलिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब हो जाता है जैसे हमारी रिमेन्स होते हैं। रिमेन्स क्या होते हैं? जो हमारी चीजें रह गई हैं, जो हमारी चीजें बच गई हैं, ठीक है। सो जैसे एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन और सिस्टम फ्रॉम द पास्ट दैट कंटिन्यूज टू एक्सिस्ट, मतलब अभी भी वो चीज जो है हमारे पास्ट से बिलोंग करती है, बट अभी प्रेजेंट में वो चीज चल रही है, वो चीज कंटिन्यू है। तो यानी वो पास्ट की चीज जो है वो अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। जैसे ये जो जहाज है ना, ये हमारा ब्रिटिश पीरियड से है, तो ये उस टाइम का है, जैसे उस टाइम का अवशेष है ये चीज, ऐसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर ना आप बहुत सिंपल आप याद रखो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते हो तो ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा कि इन्यूमरेटर किसको कहते हैं? अ पर्सन एम्प्लॉयड इन टेकिंग अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स जो आपके गणनाकार होते हैं, जो जनगणना कर रहे होते हैं, उनको इन्यूमरेटर कहते हैं। सो इन्यूमरेटर कौन होता है? वो व्यक्ति है जो आपका सेंसस कर रहा है, जो काउंटिंग कर रहा है, उसको हम इन्यूमरेटर कहते हैं। सो पॉपुलेशन की काउंटिंग करने वाले को हम लोग इन्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में गणनाकार कहेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, आपने जानबूझकर वैसा नहीं किया, आपसे अनइंटेंशनली वैसा हो गया। सो इनएडवर्टेंटली का मतलब इन अ वे दैट इज नॉट इंटेंशनल, जानबूझकर नहीं है, अनजाने में हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, मिस्टेक हो गया, केयरलेसली हो गया। सो इनएडवर्टेंटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है और एलवाई हटा दोगे इनएडवर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे ही इनएडवर्टेंटली डिलीटेड द फाइल, तो जो उसने फाइल को डिलीट किया है वो इंटेंशनली नहीं किया है, गलती से हो गया है, अनजाने में वो मिस्टेक हो गई है, लापरवाही से हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ है, वो होता है हमारा इनएडवर्टेंटली। डन। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट। अगर एक्सप्लिसिट होता, एक्सप्लिसिट तो ये एडजेक्टिव होता। एडजेक्टिव मतलब इसका एकदम साफ, क्लियर। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट आंसर मतलब क्लियर आंसर, ये आंसर आपका एकदम क्लियर है, ठीक है, अनएम्बिगुअस है। तो और एक्सप्लिसेंटली आपका जो है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, एकदम मतलब स्पष्ट रूप से। और अगर एक्सप्लिसेंट होता तो क्लियर हो जाता, यानी स्पष्ट। सो इन अ वे, किस तरीके से? जो एकदम साफ है, जो एकदम एग्जैक्ट है। हमने सिनोनिम्स किसके लिखे हैं? एक्सप्लिसेंटली के, मीन्स क्लियरली, डायरेक्टली, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। आई टोल्ड हिम क्वाइट एक्सप्लिसिटली, मीन्स मैंने उसे काफी साफ तरीके से बोल दिया था कि वो मुझे दोबारा फोन ना करे। सो एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली। अब देखो, आई टोल्ड हिम, ठीक है, टोल्ड को बता रहा है, मैंने उसे कैसे बोला? आई टोल्ड हिम हाउ, मैंने उसे क्लियरली बोला। और जो आंसर हमें हाउ का, जो वर्ड हमें हाउ का आंसर करे, वो हमारा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कैसे बोला? एकदम क्लियरली बोला, मैंने उसको एकदम गुस्से में बोला, ठीक है। सो टोल्ड हिम हाउ, कैसे बोला? मैंने उसको एकदम क्लियर बोला। सो ये क्या हो गया? क्लियरली हो गया। आई टोल्ड हिम क्वाइट क्लियरली, मैंने एकदम उसे काफी हद तक साफ साफ तरीके से बोला कि वो मुझे दोबारा कॉल ना करे। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, कमी, मिस्टेक। बस सिंपल सिंपल याद रख लो, मिस्टेक। किसी भी चीज में आपने कमी हो गई है, आपसे मिस्टेक हो गई है, तो फॉल्ट हो गया, डिफेक्ट हो गया, शॉर्ट कमिंग हो गया, इनसफिशिएंसी हो गया, वो चीज गलत है, सही नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं उसके अंदर। सो देयर आर सो मेनी फ्लॉज इन योर प्रेजेंटेशन। सो जो आपकी प्रेजेंटेशन है ना, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूस्ट्रेट। इल्यूस्ट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना
और अब आप उसको एक्सप्लेन करने के टाइम पे आप एग्जाम्पल्स का, पिक्चर्स का, डायग्राम्स का इस्तेमाल कर रहे हो। सो इल्यूस्ट्रेट का मतलब हम सिंपली याद रखें एक्सप्लेन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। इल्यूसिडेट का मतलब भी एक्सप्लेन होता है, इल्यूसिडेट का मतलब भी एक्सप्लेन होता है, ये भी हमारे एग्जाम्स वगैरह में आता है इल्यूसिडेट, है ना। इल्यूस्ट्रेट हमारा हो गया क्लैरिफाई करना, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जाम्पलीफाई करना, एग्जाम्पल्स दे के उस चीज को समझाना। जैसे आई कांट इल्यूस्ट्रेट मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो मैं और नहीं समझा सकती, इससे ज्यादा तो मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इस जैसे आई कांट एक्सप्लेन मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो मैं और नहीं समझा सकती, इससे ज्यादा मैं और क्लैरिफाई नहीं कर सकती हूँ। आई कांट क्लैरिफाई मोर देन दिस, ठीक है। आई कांट इल्यूसिडेट मोर देन दिस, डन। सो आपका इल्यूस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एग्जाम्पल, उदाहरण से आप समझा रहे हैं ताकि वो चीज समझ में आ सके। सो आई कांट इल्यूस्ट्रेट मोर देन दिस मतलब इससे ज्यादा मैं और नहीं समझा सकती। एंड आई होप मैंने आपको समझा दिया हो इल्यूस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है। आपने वो कैब कर ली। देखो ना, मैं एक बात बोलूं, मैं थोड़ी सी इस चीज में बिलीव करती हूँ कि जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें लर्न होने लगती है, ठीक है। तो जितने भी स्पेलिंग्स हैं, जितने भी आप सिनोनिम्स देख रहे हो, कोशिश करो उसको लिखने की, खुद से लिखने की, ठीक है। आपने यहाँ वीडियो में देख लिया वो अलग बात है, और जब ना आप क्लास को देखो तो प्लीज इसको क्लास के फॉर्म में ही लो। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आई एम नॉट लाइक जस्ट बिकॉज कि मुझे कुछ और काम नहीं है तो मैं यूट्यूब पे क्लास ले लेती हूँ, नहीं। आप लोग में से अगर कुछ जानते होंगे तो मेरी खुद की अपनी कोचिंग थी। सो आई एम अ फुल टाइम टीचर। सो यहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ वो एकदम ऑथेंटिक रहे मेरी तरफ से। तो आपकी तरफ से भी पूरी क्लासरूम की तरह ही आप पढ़िए इस चीज को, मीन्स कॉपी पेन लेके बैठिए, वोकैबलरी को नोट डाउन करिए, स्पेलिंग्स को लिखिए। आप जब आप एक शब्द को बार बार लिख रहे होंगे तो वो आपको स्पेलिंग्स आपकी इम्प्रूव होने लगेंगी, वोकैब आपकी इम्प्रूव होने लगेगी। जैसे आप देखते हैं मैंने आपको सिनोनिम्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने खुद क्रिएट किए होते हैं, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स क्रिएट करिए। इससे आप देखेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो क्लास को एकदम क्लास की तरह लेना है, ऐसे नहीं है लेटे हुए हो, है ना, एक हाथ में फोन चल रहा है, एक हाथ से खाना खा रहे हो, या कहीं पड़े हुए हो बस देख लेते हैं क्लास, ऐसे नहीं करना है। तो ढंग से क्लास को लेना है, ठीक है। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो सेंसस के ऊपर में है और कास्ट सेंसस के ऊपर में है। सो इज द कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज। इसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये जो इज है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, और अगर ये इज जो है अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इस सेंटेंस के अंदर में मेन वर्ब कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, डन है। और इस एक्सरसाइज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डन, ठीक है। मैं देखते हैं क्या दिया है। प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सपोर्टर्स। तो सपोर्टर्स argue that a caste census would determine the population size of various castes, and these numbers can be used to provide a proportionate share to each caste in government job etc. So जो लोग हैं, जो कास्ट सेंसस के जो सपोर्टर हैं, वो क्या बोलते हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो हेल्प करेगा टू डिटरमाइन, टू नो, जानने में किस चीज को, पॉपुलेशन साइज को, कि अलग अलग कास्ट के कितने लोग हैं। एंड देन दीज नंबर, और ये जो नंबर आएंगे ये हेल्प करेंगे, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर, प्रोपोर्शनेट मीन्स इक्वल शेयर देने में हर एक कास्ट को गवर्नमेंट जॉब्स में। हाउएवर, लेकिन अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, अपॉन क्लोज इंस्पेक्शन इट बिकम्स क्लियर दैट द कास्ट सेंसस वुड बी इम्प्रैक्टिकल। अगर हम इस चीज को बहुत ध्यान से देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि जो कास्ट सेंसस है ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज है। जैसे हम कह रहे हैं कि इन नंबर्स के थ्रू हम हर एक कास्ट को इक्वल शेयर्स प्रोवाइड करेंगे अलग अलग सेक्टर में,
बट इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे क्लियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। आज हमने एक शब्द पढ़ा एक्सप्लिसिटली, है ना, एक्सप्लिसिटली, तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट लगा सकते थे क्योंकि वो भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब भी क्या है, क्लियर। इट बिकम्स एक्सप्लिसिट यानी इट बिकम्स क्लियर। डन। दैट द कास्ट सेंसस वुड बी इम्प्रैक्टिकल। इस इम्प्रैक्टिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जरा मुझे कमेंट में बताओ। हम देखते हैं द डिमांड फॉर अ कास्ट सेंसस हैज बिकम अ हीटेड पॉलिटिकल इशू fueled by calls from opposition leaders, NGOs and more recently राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ also adding itself to the cohort। तो जो डिमांड है फॉर अ कास्ट सेंसस, अब ये क्या बन चुका है, एक हीटेड पॉलिटिकल इशू बन गया है, जिसमें ये और आग डालने का काम, इसको भड़काने का काम, आगे बढ़ाने का काम, जैसे आपके ओपोजिशन लीडर हैं, राहुल गांधी जी ने इसको बहुत बार बोला है, एनजीओज वगैरह इसको बोल रहे हैं, और अभी रिसेंटली में तो अभी हाल फिलहाल में तो जो आपके आरएसएस हैं उसने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। एडिंग इटसेल्फ टू द कोहर्ट मीन्स टू द ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है, जो लोग कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं, उसमें आरएसएस ने भी अपने आप को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, एक बार देखते हैं कि जो डिमांड है ये है क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कौन है, द डिमांड हैज बिकम, द डिमांड हैज बिकम अ हीटेड पॉलिटिकल इशू। ठीक है, तो हैज बिकम इसका सब्जेक्ट हो गया, फॉर क्या है, प्रपोजिशन, तो ये हो गया हमारा उसका ऑब्जेक्ट। जो इसके सपोर्टर्स हैं, प्रोपोनेंट्स मतलब सपोर्टर्स, वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो आपका कास्ट सेंसस है ये डिटरमाइन करेगा population size of various caste and that these numbers can be used to provide a proportionate shares to each caste in government jobs, land and wealth। हमने ऊपर भी देखा था, उसमें यही चीज लिखी थी। जो सपोर्टर्स हैं वो क्या बहस कर रहे हैं, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस तरीके का जो सेंसस है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पॉपुलेशन की साइज, जो अलग अलग कास्ट में कितने कितने लोग हैं, और इन नंबर्स को हम इस्तेमाल करेंगे उनको इक्वल शेयर्स देने में, हर कास्ट को इक्वल शेयर्स देने में। किस चीज़ में हमें इक्वल शेयर्स देने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, जमीन के अंदर और वेल्थ के अंदर। आप क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये भी एक बात आ जाती है ना, इसीलिए वहां पे लिखा था दिस द कास्ट सेंसस वुड बी इम्प्रैक्टिकल। एंड दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है वो क्या डिस्कस करेगा, हाउ द अटेम्प्ट्स टू कलेक्ट इंडिविजुअल कास्ट डाटा वुड वंस अगेन प्रूव टू बी फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अब ये जो आर्टिकल है, देखो आर्टिकल सिंगुलर है इसीलिए हमने वर्ब का 5th फॉर्म लगाया है डिस्कसेस, है ना, और जब भी हम वर्ब का 5th फॉर्म लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ जाता है। सो डिस्कस करता है किस प्रकार जो इंडिविजुअल कास्ट के जो डाटा को कलेक्ट करने की जो कोशिश है वो एक बार फिर से क्या साबित हो जाएगा, फ्यूटाइल साबित हो जाएगा। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ। एंड हाउ इंडिविजुअल कास्ट बेस्ड प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन इज अ रिग्रेसिव पॉलिसी। और क्या प्रूव हो जाएगा, और ये प्रूव हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल कास्ट बेस्ड जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ये एक रिग्रेसिव पॉलिसी है, हमको और पीछे ले जाने वाली पॉलिसी है, प्रोग्रेसिव पॉलिसी नहीं है। डन। कास्ट सेंसस अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो कब हुआ था कास्ट सेंसस, इसकी जरा हम थोड़ी सी हिस्टोरिकल नॉलेज ले लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज हुई थी कास्ट सेंसस की इंडिया में, डेट्स बैक, मतलब कब हुई थी ये, 19th सेंचुरी में, व्हेन द फर्स्ट डिटेल्ड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1871-72। तो पहला डिटेल्ड में जो कास्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1871 to 1872 के टाइम पे। मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट थे क्या उस समय पे, इंडिया इंडिपेंडेंट था क्या उस समय पे, ये तो पता ही होगा, यानी इंडिपेंडेंट हम उस समय पे नहीं थे। इन अटेम्प्टेड टू कलेक्ट कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन एंड क्लासीफाई वेरियस ग्रुप्स एंड वाज कंडक्टेड अक्रॉस 4 मेजर रीजन्स, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इसको NWP, सेंट्रल प्रोविंस, CP, बंगाल एंड मद्रास। तो इसमें क्या कोशिश की गई थी कि कास्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, जानकारी को एकत्रित किया जाए
और अलग अलग ग्रुप्स को क्लासीफाई किया जाए। और इसमें ना 4 मेजर रीजन्स को इन्होंने कंडक्ट किया था। एक हो गया NWP नॉर्थ वेस्टर्न, एक हो गया CP सेंट्रल, और बंगाल एंड मद्रास, ये यहाँ पे रहा था। There were several arbitrarily constituted sets based on a very superficial understanding of caste. और देयर वर वेरी सेवरल आर्बिट्रली, मतलब आपने अपनी तरफ से ही रैंडम तरीके से ही बिना प्री प्लानिंग किए ही कुछ उसमें सेट्स डाल दिए। आपको कास्ट के बारे में भी कैसी नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, सुपरफिशियल है मीन्स वो शैलो है, वो कंप्लीट नहीं है, वो सरफेस पे ही आपको नॉलेज है, आपको खुद भी नहीं पता है कास्ट के बारे में। और फिर यहाँ पे कास्ट सेंसस करवाया गया और रैंडम उसमें पॉइंट्स ऐड कर दिए। जैसे इन द NWP क्या था आपका, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उसमें कैसे लिया गया, 4 सेट्स उसमें रखे गए, जिसमें ब्राह्मण्स, राजपूत, बनियास एंड अदर कास्ट ऑफ हिंदूज को रखा गया। इसमें कास्ट सेंसस इन चारों के ऊपर में हुआ। जो आपका सेंट्रल प्रोविंस था उसमें क्या रखा गया था, सर्वेंट्स, लेबरर्स, मेंडिकेंट्स एंड डिवोटीज वर आर्बिट्रली इंक्लूडेड अंडर दी सेट्स। इस सेट्स के साथ साथ में अब उन्होंने सर्वेंट्स और लेबरर्स को ऐड कर दिया कि वो इस ग्रुप के लोग हैं तो उसमें यहाँ डाल देंगे। अच्छा, मेंडिकेंट्स कौन होते हैं, ये आपके बैगर होते हैं, ठीक है, जो आपके भिखारी होते हैं उनको मेंडिकेंट्स कहते हैं। डिवोटीज आपको पता है, एक ये पॉइंट वहां पे ऐड कर दिया गया, वो भी रेंडमली विदाउट एनी प्री प्लानिंग। और बंगाल में क्या क्लासिफिकेशन ऐड कर दिए गए, वहां पे बैगर्स को, म्यूजिशियंस को, कुक्स को ऐड कर दिया गया। और मद्रास में क्या, मिक्स्ड कास्ट है ना, आउटकास्ट एस डिस्टिंक्ट कैटेगरी। तो ये जो कास्ट सिस्टम हुआ था इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे थे। अब इसमें क्या बोला है, जिन्होंने ये कास्ट सिस्टम करवाया था फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में ऑफ अंडरस्टैंडिंग कास्ट, मतलब इस कास्ट को समझने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही वो इतना कंफ्यूज हो गए थे। जो आपके मैं भूल गई ये उस समय पे, आई थिंक ये सिविल सर्वेंट थे क्या, ठीक है, डब्लू मतलब ये विलियम से नाम है ना, चेचले प्लॉडिन हु प्रिपेयर्ड द 1881 सेंसस रिपोर्ट, इन्होंने रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था। इन्होंने क्या बोला, होल क्वेश्चन ऑफ कास्ट क्या है वो एक कंफ्यूजिंग है, और ऐसा उम्मीद करते हैं दैट ऑन अनदर ओकेजन, कि अगली बार और कोई कोशिश ना हो, विल बी मेड टू अटेम्प्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज टू द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन्होंने जो आपके कास्ट सेंसस को प्रिपेयर किया था, उन्होंने इसको पूरी तरीके से क्या बोला कि ये एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कलेक्ट करने की कोई और कोशिश ना की जाए। हाउएवर सेम इश्यूज persisted means continued in the caste census of 1931। सेम इशू, यही सेम प्रॉब्लम्स आपकी जो 1931 का कास्ट इशू आपका कास्ट सेंसस हुआ था वहां पे भी रही, जहां पे 4147 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया कि इतनी कास्ट इंडिया में प्रेजेंट हैं। ऑफिशियल्स इस बात से जानकर क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए टू फाइंड दैट द कास्ट ग्रुप्स फ्रीक्वेंटली क्लेम्ड डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट रीजन्स। अब जो ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को जानकर क्या हो गए, वो सरप्राइज्ड हो गए कि जो कास्ट ग्रुप जो हैं वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। एंड ये जो चैलेंजेस थे, दे आर नॉट रेलिस ऑफ द पास्ट, ये कोई आपके पास्ट से आए हुए नहीं थे, लेकिन ये आपके कंटिन्यू टू शेप द डिफिकल्टीज इंडिया फेस टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस टुडे। तो ये सिर्फ पास्ट का नहीं है, ये आज का भी है आपका, ये कोई सिर्फ पास्ट की मेमोरी में नहीं रह रहा है, ये प्रेजेंट में भी इंडिया आपका जब भी कास्ट सेंसस करने की बात करता है तो वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अगर हम फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल socio-economic caste census of 2011 identified over 46.7 lakh caste and subcaste। जो आपका 2011 वाला जो आपका ये आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें कितनी कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया था, कास्ट या सब कास्ट को 46.7 लाख।
जिसमें से उस सेंसस के अंदर से 8.2 करोड़ एरर्स को एक्नॉलेज किया गया, मींस माना गया कि उसके अंदर, उन फिगर्स के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। अ मोर रिसेंट एग्जाम्पल इज द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द इंक्लूजन ऑफ हिजरा एंड किन्नर एज कैटेगरीज इन द कास्ट लिस्ट ऑफ बिहार सेंसस। अब जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है, लेटेस्ट विवाद, वो किस बात के ऊपर में है? जो आपका बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ था 2022 में, उसमें हिजड़ा और किन्नर को भी कास्ट सेंसस की कैटेगरी में डाला है। अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस टू एक्सेस एक्यूरेट डाटा तक पहुंचने के चैलेंजेस अलग अलग हैं। जैसे अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्लेम। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। अब कुछ लोग हैं वो अपनी कास्ट को अपवर्ड बता रहे हैं, मीन्स जिसमें वो थे या हैं उसको उसमें ना रह के वो अपने आप को दूसरी कैटेगरी में डाल रहे हैं। देखें, द रिपोर्टिंग ऑफ वंस कास्ट by respondent can be influenced by the perceived prestige associated with the certain social groups and their position within the Varna hierarchy. The reporting of one's caste, जो इंसान अपनी कास्ट के बारे में बता रहा है वो किस चीज से प्रभावित हो सकता है? इन्फ्लुएंस होना मीन्स प्रभावित होना। बाय परसीव करना मीन्स किसी चीज को देखना, उसको रिसीव करना, उसको अंडरस्टैंड करना। जो प्रेस्टीज, जो मान सम्मान जुड़ा हुआ है कुछ सोशल कास्ट के साथ में, कुछ कास्ट के साथ में, जो उनके साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ है। जो रिस्पोंडेंट है, जो अपनी जात के बारे में बता रहा है, वो उन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। एविडेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर। ये एकदम स्पष्ट तरीके से देखा गया फ्रॉम चेंजेस इन कास्ट क्लेम्स बिटवीन 1921 एंड 1931 सेंसस। इन दोनों के सेंसस में ही ये बदलाव देखा गया था, जहां पे कुछ कम्युनिटीज थे जो इनिशियली रिपोर्टेड बिलोंगिंग टू लोअर पोजीशंस विद इन द वर्ना सिस्टम इन 1921 लेटर रिपोर्टेड देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टू हायर कैटेगरी इन 1931। मतलब 1921 में उन्होंने अपने आप को लोअर कैटेगरी में थे, बट 1931 पे उन्होंने अपने आप को अपर कैटेगरी में बता दिया। क्यों? क्योंकि अपर कैटेगरी के साथ में आप जानते हैं एक अलग तरीके का सोशल स्टेटस जुड़ जाता है। अनदर नोटेबल ऑब्जर्वेशन, और ध्यान देने वाली ऑब्जर्वेशन क्या है? दीज क्लेम्स इज दैट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी सच एज सोनार रिपोर्टेड बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल कैटेगरीज, क्षत्रिय एंड राजपूत इन 1921 एंड ब्राह्मण एंड वैश्य इन 1931। मीन्स जैसे ये सोनार है, 1921 में जब आपका सेंसस किया गया था, जब आपकी कैलकुलेशन की गई थी, काउंटिंग्स की गई थी, रिपोर्ट्स किए गए थे, तो इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय और राजपूत की कैटेगरी में बताया कि हम लोग क्षत्रिय या राजपूत हैं। लेकिन 1931 में इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण या वैश्या वाले में बताया। ठीक है। एंड दीज अकरेंस वर नोटेड इन कॉलोनियल सेंसस, मतलब जो आपका पहले हुआ था 1871 वाले टाइम पे, तब भी ये आपके ये जो डिफरेंसेस हैं ये देखे गए थे, बट देयर इम्प्लीकेशंस रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे। लेकिन जो इसका रिजल्ट है, जो प्रभाव है, वो आज भी रेलिवेंट है। तो एक बार टेबल 1 देख लेते हैं। हाउ कास्ट नेम्स चेंज्ड इन डिफरेंट सेंसस। एक हुआ 1921, एक है हमारा 1931। जैसे कुमार जो लोग हैं, जो अपने नाम के पीछे कुमार लगा रहे हैं, उन्होंने क्या बोला? वो क्षत्रिय में से आते हैं 1921 में, लेकिन 31 में क्या बोला? हम ब्राह्मण हैं। जो सोनार हैं उन्होंने बोला हम क्षत्रिय या राजपूत हैं, लेकिन जब 31 वाला हुआ तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण या वैश्य बोला। ऐसे ही आप देखेंगे, जैसे ये सूत्रधार हैं, इन्होंने वैश्य बोला लेकिन 31 वाले में ब्राह्मण बोला। नाई ने अपने आप को ठाकुर बोला और 31 वाले में अपने आप को ब्राह्मण बोला। तो इससे तो प्रॉब्लम हो गई ना काउंटिंग करने में कि कौन, ये तो फिर से प्रॉब्लम हो गई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। और वैसे ही कुछ लोगों ने अपने आप को डाउनवर्ड भी रख दिया। क्यों? क्योंकि कुछ रिस्पोंडेंट्स में क्लेम टू बिलोंग टू अ ग्रुप पोजीशन लोअर इन सोशल हायरार्की।
खास करके व्हेन दे आर अवेयर ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद सच एफिलिएशंस। अब कुछ लोगों ने अपने आप को तो जो जिसमें है, जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट उससे नीचे वाली कास्ट में अपने आप को बता दिया, क्योंकि उस कास्ट में आने से जो उनको पोटेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनको चाहिए। These downward social group mobility claims are predominantly a post-independence phenomenon, likely due to the advantages associated with reservation policies. अब ये जो डाउनवर्ड सोशल ग्रुप जो हुआ है ये आपका खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब हमारी आज़ादी के बाद में ऐसा हुआ है। नहीं तो लोग पहले अपने आप को अपर कास्ट में रख रहे थे, बट फिर लोग अपने आप को नीचे रखने लगे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एडवांटेजेस, जो लोअर कास्ट के साथ जो एडवांटेजेस एसोसिएटेड हैं उनको लेने के लिए, जैसे सच एज व्हेन सम अपर कास्ट डिमांड ओबीसी स्टेटस एंड सम ओबीसी डिमांड एसटी स्टेटस। डन है। अब ये जो कास्ट का मिस क्लासिफिकेशन है, इससे प्रॉब्लम क्या है? जैसे similar sounding caste and surnames often lead to confusion in caste classification. जैसे अब कास्ट सेम है, सरनेम सेम है, जैसे कि ना, चलो मैं अपना ही बात करती हूँ। मेरा जो है वो शर्मा है, ठीक है, और मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट यूपी से, ठीक है, मतलब बुलंदशहर से। डन। और इससे पहले जब मैं इलाहाबाद में रहती थी तो यही शर्मा, जो हम शर्मा है, ये ब्राह्मण कैटेगरी में आता है, लेकिन वहाँ पे जो ये शर्मा था वो दूसरी कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो वहाँ पे ना मुझसे लोग पूछते थे आप कौन से वाले शर्मा हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। वैसे तो मुझे खुद बहुत गुस्सा आता है कि कास्ट से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ा ही रही हूँ ना। अगर मैं लोअर कास्ट में हूँ तो क्या आप मुझसे पढ़ने नहीं आएंगे, या अपर कास्ट में हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा दूंगी? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हमारी सोच बहुत ज़्यादा कास्ट पे अभी भी ये है तो रिग्रेसिव। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था कि मैं उनको एक्सप्लेन करूं कि मैं वेस्ट यूपी से हूं, मैं बुलंदशहर से हूं, वहां पे हर लोग, वहां पे सारे पंडित जो हैं वो शर्मा ही लगाते हैं, मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूं? आपको जो समझ में आ रहा है आप मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या है, सिमिलर साउंडिंग कास्ट है, सरनेम्स भी सेम है। अब इससे क्या होती है, कास्ट क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन होगी। जैसे राजस्थान में आपके धनक एंड आपके धनक्या और ये धनुक जो है ये एससी कैटेगरी में आते हैं, बल्कि दूसरी में जो है वो एसटी कैटेगरी में आते हैं। जैसे सेन, अगर आप सरनेम लगा रहे हो बंगाल में तो आप अपर कास्ट में आते हो, लेकिन यही नाम अगर आप वही जो सेन है वो आपका ओबीसी से जुड़ जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं? जो ये आपका सेंसस कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एंड दे मे मिस रिकॉर्ड सच सरनेम्स। अब ये खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और अनइंटेंशनली ये प्लेसिंग कम्युनिटीज इन इनकरेक्ट सोशल कैटेगरीज। इसके साथ साथ में कास्ट रिमेन्स अ सेंसिटिव इशू, डेफिनेटली। हम यार देखो ये है सेंसिटिव, ठीक है, चीज़ें हैं इसके साथ में, कुछ गलत चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ में, तो ये एक सेंसिटिव इशू है। हम नहीं पूछ सकते और बता भाई तू कौन सी जात का है, तभी मैं तू मेरे घर पे आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। अरे ये तो बहुत ऑफेंडिंग बात हो गई ना। तो ये एक आपका सेंसिटिव इशू है which may both respondent and enumerators uncomfortable discussing it directly। और दोनों के बीच में, यानी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है और जो आपके सेंसस को कलेक्ट कर रहे हैं, जो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, वो डायरेक्टली इस बात को डिस्कस करें तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसके साथ में वो इस चीज़ को आपका गलत रिकॉर्ड हो जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो आपके इन्यूमरेटर्स हैं वो अवॉइड ही करते हैं कि उनसे और डायरेक्टली क्लियरली उनसे उनकी कास्ट के बारे में पूछें, अगर उनको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। जैसे कि सेन हो गया SEN, जैसे सुष्मिता सेन है, वो हो गया बंगाल में, बट अगर दूसरी जगह हो गया तो ये आपका किस में आ गया, ये OBC की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अब ये एक सेंसिटिव हो जाता है, पूछने वाला भी ऑकवर्ड फील करता है कि सामने वाले को कैसा फील होगा, तो उसको जो समझ में आता है वो उसमें लिख देते हैं। एंड इंस्टेड मेक अजम्पशंस बेस्ड ऑन सरनेम्स, फर्दर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ मिस क्लासिफिकेशन।
अब सरनेम्स के हिसाब से उनको जो समझ में आता है वो उस कैटेगरी में उनको डाल देते हैं। जैसे आप जानते हैं शर्मा जो है वो आपके कई सारी कई 3-4 कैटेगरी में शायद डाल दिया जाता है। ठीक है, आगे करें। ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां से भाई मेन मुद्दा है कि कास्ट सेंसस से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखें ये चीज क्या पॉसिबल है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन रिजर्वेशन में अपीयर फेयर, ये आपको प्रतीत हो सकता है कि हाँ ये एकदम अच्छा है एट फर्स्ट ग्लांस, ग्लांस मतलब एक नज़र में, बट अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन जब आप इस पे ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, इट बिकम्स क्लियर दैट इट इज बोथ इम्प्रैक्टिकल एंड रिग्रेसिव। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक इम्प्रैक्टिकल और रिग्रेसिव दोनों बन जाता है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ रिजर्विंग पोजीशंस बेस्ड ऑन रिजर्व्ड कैटेगरीज कोटा इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सिस्टम है ऑफ रिजर्विंग पोजीशंस रिजर्व कैटेगरी को वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो क्लियर है। द रिजर्व्ड पोस्ट आर डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग 100 बाय द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन अलॉटेड टू द रिजर्व्ड कैटेगरी। जैसे आप जानते हैं ओबीसी के लिए कितना है, 27% है ओबीसी का, है ना। उसके बाद में और आपका ओबीसी का हो गया, फिर उसके बाद में आपका एससी का कितना है, 15 है आपका, 15%। एसटी का कितना है आपका, 7.5% है। ईडब्ल्यूएस का कितना है आपका, 10% है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है, एवरी 4th पोजीशन इन अ सीक्वेंस ऑफ वैकेंसीज वुड गो टू ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 100 हैं तो उसकी जो एवरी 4th पोजीशन होगी वो आपके ओबीसी कैंडिडेट को जाएगी। एससी को कैसे जाएगी, आपकी 7th पोजीशन। एसटी को कैसे जाएगी, 14th पोजीशन। ईडब्ल्यूएस को 10th पोजीशन। ये यहाँ पे है। हाउएवर, लेकिन सिग्निफिकेंट फ्लॉ, अब यहाँ पे कमी क्या निकल के आती है, गलती क्या निकल के आती है, इनसफिशियंसी क्या है, इमर्ज मीन्स अपीयर होती है। क्या चीज अपीयर होती है, व्हेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूलाज आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल कास्ट। अब अगर हम इसको अलग अलग कास्ट पे, जैसे कास्ट सिस्टम मतलब अगर हम देखें हिंदू में बहुत सारी कास्ट हैं, अब अगर हम इसको इंडिविजुअल कास्ट पे अप्लाई कर दें तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इस चीज में ये एक आपका सिग्निफिकेंट एकदम बहुत बड़ी मिस्टेक है, नहीं पॉसिबल है। आप जानते हैं कि हिंदू में ही बहुत सारी कास्ट हैं, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डेटा देयर आर अराउंड 6000 कास्ट, तो 6000 कास्ट हैं। अज्यूमिंग इंडियाज पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन, और मान लेते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है, तो एवरेज पॉपुलेशन पर कास्ट मतलब टोटल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 60,000 कास्ट है और हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, तो पर कास्ट अगर हम निकालेंगे तो 2.3 लाख पीपल वहां से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब टू इल्यूस्ट्रेट, अब इस चैलेंज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एट द इंडिविजुअल कास्ट, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल कास्ट रैंक। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जो अभी हुई नहीं है, अभी प्रेजेंट में या पास्ट में ऐसी कोई चीज हुई नहीं है, बट हम उसे कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं चलिए ऐसा हो जाता है। तो एक हम हाइपोथेटिकल कास्ट रैंक्ड लास्ट विद पॉपुलेशन जस्ट 10,000, क्या माना है हमने, एक ऐसी कास्ट जिसमें से आपके लास्ट विद द पॉपुलेशन उसमें सिर्फ 10,000 लोग हैं। अब इस कास्ट को टू सिक्योर 1 रिजर्व वैकेंसी इन एन इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 1,40,845 पोजीशंस उसमें आनी चाहिए। मतलब अगर हर एक कास्ट की बात करें और एक कास्ट के अंदर में अगर 10,000 ही लोग हैं, एक कास्ट के अंदर अगर 10,000 लोग हैं और अगर इसमें से क्या बोला है आगे, एंड इस कास्ट को सिर्फ एक रिजर्व्ड वैकेंसी लेने के लिए वहां पे कितनी पोस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, कितनी वैकेंसी आनी चाहिए,
1,40,845 वैकेंसी आए, तब जाके एक कास्ट, मतलब जिस कास्ट में 10,000 लोग हैं उसके एक बंदे को एक पोस्ट मिल पाएगी। वुड नीड टू बी एडवर्टाइज, ये हो गया। यूजिंग द यूपीएससी एज एन एग्जाम्पल, हम यूपीएससी का एक एग्जाम्पल मान लेते हैं जिसमें जनरली कितनी वैकेंसी आती हैं, 1000 हर साल, एनुअली मीन्स हर साल। It would take 141 year for the least populous caste to receive a single vacancy। समझ में आ रहा है? It would, अब ये इसको 141 years लग जाएंगे, जो सबसे कम लोग हैं ना उस कास्ट के अंदर, तब भी उसको एक एक सीट दे पाए तो। और आपके मैटर को वर्स कैसे कर रहा है, इफ वी कंसीडर 46.7 लाख कास्ट एंड सब कास्ट एज रिपोर्टेड इन SEC, अगर हम आपका ये 2011 वाला सेंसस है उसमें तो 46.7 लाख कास्ट को माना गया था। उसमें क्या होगा, अब उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिक्वायर्ड टू बी 46,73,034, अब उसके हिसाब से तो इतने नंबर ऑफ वैकेंसी आनी चाहिए तब जाके उनको सीट मिल पाएगी। एंड यूपीएससी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 1000 सीट आती है, UPSC will take more than 70 years to provide the first vacancy for the least populated caste। मतलब सिर्फ 10,000 वाले लोगों में भी 1000 वैकेंसी रिलीज होने से एवरी ईयर 7,000 साल लग जाएंगे इस कास्ट को एक सीट देने में। Hence the idea of proportional representation at the level of individual caste proves to be regressive। ऐसे तो और वेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऐसे तो और टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ऐसे तो मिलेगी ही नहीं जॉब। इसीलिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो आइडिया है, ठीक है, इंडिविजुअल कास्ट पे देने का, ये क्या साबित होता है, ये रेग्रेसिव है। एज ए डिसप्रोपोर्शनेटली एक्सक्लूड, ये तो बाहर ही निकाल दे रहा है ना लीस्ट पॉपुलस कास्ट को फ्रॉम एक्सेसिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो इसके साथ में हमने अपनी क्लास को कंप्लीट किया, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आज काफ़ी इंफॉर्मेशंस भी आपको मिली होगी। सो इसके साथ हम क्लास को एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, bye bye and work hard।